फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एडू। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2020 के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और ये टेस्ट सीरीज सीटेट से रिलेटेड है, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में बात करेंगे। ये गणित शिक्षण से रिलेटेड है। इसमें गणित शिक्षण के 20 क्वेश्चंस हैं, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे कि कैसी आपकी तैयारी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन क्या होता है? एक मापन होता है, मूल्य निर्धारण होता है, ग्रेडिंग होता है, ये सभी। तो मूल्यांकन से मापन भी होता है, मूल्य निर्धारण भी होता है, ग्रेडिंग भी होता है, ये सभी चीज़ें होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित की प्राकृतिक है कि, गणित की प्राकृतिक है कि यह एक अलंकारिक है, ये तार्किक है, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये कठिन है। तो गणित जो है ये कठिन है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। ये अलंकारिक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो इसका पॉइंट है, यह एक तार्किक है। ये गणित क्या है? एक तार्किक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल्यांकन निकटतम संबंध होता है, विषय वस्तु से होता है, मूल्यांकन प्रविधियों से होता है, उद्देश्यों से होता है, सीखने की क्रियाओं से होता है। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? देखिए, मोस्टली क्वेश्चन में आपको सभी आंसर सही लगेंगे, लेकिन जो होता है हमें बेस्ट ऑप्शन को ही चूज करना होगा। सीटेट के अंदर जब पेपर आता है ना, तो हमें मोस्टली सारे आंसर सही लगते हैं, लेकिन जो बेस्ट वन होता है हमें उसे सिलेक्ट करना होता है। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध जो होता है उद्देश्यों से होता है। मूल्यांकन किसी न किसी उद्देश्य से रिलेटेड होता है, किसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मूल्यांकन किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गणित शिक्षण की व्याख्यान विधि से संबंधित नहीं है? यानी कौन सी विशेषता गणित शिक्षण की व्याख्यान विधि से संबंधित नहीं है? यह मनोवैज्ञानिक है, ये सरल है, ये बड़े समूह में आसानी से पढ़ाया जा सकता है, समय से पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सकता है। तो देखिए, जो व्याख्यान विधि है उससे समय से पाठ्यक्रम को पूरा भी किया जा सकता है, ये बड़े समूह में पढ़ाई भी जा सकती है, ये सरल भी है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि ये है मनोवैज्ञानिक नहीं है ना। सॉरी, ये इसमें पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये मनोवैज्ञानिक है, ये बात बिल्कुल गलत है। आ जाते हैं नेक्स्ट। अनुमान लगाने की सर्वाधिक संभावना होती है। देखिए, अनुमान सबसे ज़्यादा हम किस में लगा सकते हैं? मिलान पद में लगा सकते हैं सबसे ज़्यादा अनुमान, सत्य सत्य में, बहुविकल्पीय प्रश्न में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हमें तो ये सारी ऑप्शन बेस्ट लगेंगे, लेकिन जो ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त हो हम उसका चुनाव करते हैं। तो बहुविकल्पीय पद में हम सबसे ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा संभावना किस में होती है? हमें बहुविकल्पीय पदों में होती है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अनुमान लगाते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित में सूत्र की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है। हम जिसके थ्रू गणित में सूत्र बना सकते हैं वो कौन सी विधि है? निगमन विधि है, योजना विधि है, संश्लेषण विधि है कि आगमन विधि है? देखिए, आगमन विधि के थ्रू ही कोई सूत्र बनाया जाता है, लेकिन सूत्र को अप्लाई निगमन विधि के थ्रू किया जाता है। लेकिन किसी सूत्र की स्थापना की जाती है तो वो कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। आगमन विधि के थ्रू हम कोई सूत्र बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आगमन विधि। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब किसी सूत्र के प्रयोग की बात आती है तब निगमन विधि हो जाता है, लेकिन किसी सूत्र की स्थापना की बात आती है तो आगमन विधि हो जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है? इनमें से कौन सी क्रिया जो है कार्य सूचक क्रिया है, जिससे कि हमें कार्य सूचक क्रिया होने का बोध होता है? जानना, देखना, रेखांकित करना, सुनना। इनमें से कौन सी क्रिया जो है हमें कार्य सूचक क्रिया लग रही है? इसमें जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है, तो रेखांकित करने से हमें पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है। तो कार्य सूचक क्रिया कौन सी है? रेखांकित करना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गणित शिक्षण की अन्वेषण विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। देखिए, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए अन्वेषण विधि में? अन्वेषण विधि में शिक्षक का रोल क्या होना चाहिए, इसे देखते हैं। उचित दिशा में छात्रों को निर्देश देना, छात्रों को उचित दिशा में निर्देश देना, व्यवहारिक, अनुशासनिक तथा सामाजिक होना, उच्च शिक्षा हेतु तैयार करना, सीखने की सीमा में बांधकर रखना, बालकों को व्यस्त रखना। ये बात तो बिल्कुल गलत है कि किसी सीमा में बच्चों को बांधना, उस शिक्षा के लिए तैयार करना, ये भी बात बिल्कुल गलत है। लेकिन जो बेस्ट बात है वो जो है
इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो उचित दिशा में छात्रों को निर्देश देना, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। इसके लिए जो है शिक्षक को एक निर्देशक के रूप में भी जाना जाता है। तो उचित दिशा में छात्रों को निर्देश देना, जो इसका आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैक्षिक उद्देश्य तभी व्यवहारगत कहा जाएगा जब मापने योग्य हो, अवलोकन योग्य हो, प्राप्त योग्य हो, या ये सभी। देखिए, शैक्षिक उपयोग व्यवहारगत कब होना चाहिए? जब ये मापने योग्य भी हो, अवलोकन योग्य भी हो, प्राप्त करने योग्य भी हो। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित की आगमन विधि में प्रयुक्त होता है। देखिए, गणित की आगमन विधि में कौन सा सूत्र प्रयोग होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इसमें जो होता है सूत्र जो होता है किस पे जोर दिया जाता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर हो जाएगा आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस शिक्षण विधि में छात्रों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है वो है। देखिए, किस शिक्षण विधि में छात्रों में रटने का विकास होता है? किस शिक्षण विधि से छात्र रटना सीखते हैं? तो वो कौन सी विधि है? आगमन विधि है, निगमन विधि है, विश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि है। निगमन विधि के थ्रू ही बच्चों के अंदर रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। निगमन विधि में ही बच्चों को बहुत ज़्यादा रटाने की प्रवृत्ति का विकास होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर किस प्रकार की सामग्री है? श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो टेप रिकॉर्डर एक श्रव्य सामग्री है। टेप रिकॉर्डर एक श्रव्य सामग्री है क्योंकि इसे सिर्फ सुना जाता है, तो ये एक श्रव्य सामग्री है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समकोण मापक समतल करने वाला यंत्र है। लेवर, ट्रांजिट, सर्वे यंत्र और कैलिनोमीटर। तो कौन सा एक समकोण मापक या समतल करने वाला यंत्र है? ट्रांजिट। कौन सा यंत्र है? ट्रांजिट जो है समकोण मापक और समतल करने वाला यंत्र है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? इनमें से कौन सा अभ्यास कार्य का महत्व नहीं होना चाहिए? निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास हेतु, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो हमें कौन सा कार्य का महत्व नहीं होना चाहिए? व्यावसायिक कुशलता हेतु, ये नहीं होना चाहिए हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, जो हम अभ्यास कार्य करते हैं वो निपुणता प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, कुशलता प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, आत्मविश्वास के लिए भी करते हैं, लेकिन व्यावसायिक कुशलता के लिए हम अभ्यास नहीं करते हैं मैथ में। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? जो गणित की पुस्तक है वो किस रूप में होनी चाहिए? अभ्यास के रूप में होनी चाहिए, तर्क संगत रूप में होनी चाहिए, समस्याओं के अनुरूप होनी चाहिए, या आधुनिक गणित के रूप में होनी चाहिए? तो गणित की जो पुस्तक है वो तर्क संगत होनी चाहिए, लॉजिक बेस्ड होनी चाहिए। तो गणित की जो पुस्तक है वो होनी चाहिए तर्क संगत। इसका जो आंसर हो जाएगा तर्क संगत रूप में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं वह हैं गणित की परिभाषाओं को प्रत्यक्ष स्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। देखिए, जो गणित का मेन वर्क होता है वो समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करना इसका जो आंसर होगा, क्योंकि उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना यही बात बिल्कुल गलत है। परिभाषा याद करने के लिए हम गणित थोड़ा ना पढ़ते हैं, और सोचने समझने के बाद निर्णय लेना ये भी गणित का जो मेन वर्क है वो नहीं है। इसका जो मेन वर्क है समस्याओं को हल करने के लिए हमें उपयुक्त विधि सूत्र का चयन कर सकें, यही चीज़ जो है इसका मेन वर्क है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि नए प्रकरण का परिचय देने के लिए उपयुक्त है? जब हम कोई नया टॉपिक पढ़ाते हैं तो कौन सी विधि होनी चाहिए? व्याख्यान विधि, खेल विधि, आगमन निगमन विधि, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी विधि होनी चाहिए? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के थ्रू ही हम किसी नए प्रकरण को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
दी गई संख्याओं को भिन्न रूप में लिखें। देखिए इसमें ये जो संख्या दी हुई है हमें इसे भिन्न रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे और फिर इसके आगे जितने भी चीज़ें हैं वो 0 0 0 0, यानी कि 1/4 0। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए मैथ के क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं इसमें जो सॉल्व करने के लिए आते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ड, लॉजिक बेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो हमारी नॉलेज को, कॉन्सेप्ट नॉलेज को चेक करने के लिए होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि 5वीं क्लास का छात्र मोहन 5 + 4 = 20 लिखता है, तो हम कह सकते हैं, हम उसे क्या कह सकते हैं? गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ने का ज्ञान नहीं है, लिखने का ज्ञान नहीं है, पढ़ने का ज्ञान नहीं है। तो उसे जोड़ने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो जोड़ को नहीं सॉल्व कर पा रहा है, इसलिए उसे जोड़ने का ज्ञान नहीं है। इस तरीके का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आपको मिल जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो एक समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है कि 180 डिग्री का होता है? तो एक समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक कि आपको आज के पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे और आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।